आपका याददाश्त पंजी का संधारण अमीन के द्वारा किया जाएगा, विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा। उसमें आपका प्रपत्र में पहले है बंदोबस्त कार्यालय का नाम, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, शिविर कार्यालय का नाम, राजस्व ग्राम, थाना संख्या, जिला और अमीन का नाम और उनका आईडी नंबर इसमें अंकित रहेगा आपका याददाश्त पंजी में। फिर कॉलम नंबर 1 है याददाश्त का क्रम संख्या। एक अगर शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करेंगे। फिर नया खेसरा संख्या, जो नया खेसरा संख्या का निर्माण आप जो पाते हैं स्थल पर, उसे एक वो संख्या लिखेंगे। उससे पूर्व कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे में क्या प्लॉट संख्या था उसे लिखेंगे, पुराना खेसरा संख्या। फिर पुराना खाता संख्या और पुराने खातेदार का नाम और पता वो रहेगा। कॉलम 6 है वर्तमान दखलकार का नाम, जो एट प्रेजेंट जो जिस उस खेसरे पर किनका दखल है उनका नाम और पता लिखेंगे। कॉलम नंबर 7 है वैधानिक दखलकार का वैधानिक आधार और पुराने दर्ज खतियानी रैयत और दखलकार के साथ वर्तमान दखलकर्ता का संबंध, जो क्या संबंध है, पुराने जो खतियानी रैयत है और वर्तमान दखलकार का क्या संबंध है, और उससे उसके दावे से संबंधित सभी दस्तावेज की विवरणी इसमें अंकित करेंगे। यदि विक्रय पत्र है, अगर पूर्व के विक्रेता जो थे वो क्रय किए थे, वो अगर दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो उस स्थिति में दर के वाला भी उनसे प्राप्त करेंगे। और सारी खतियानी रैयत के वंशज से लेकर यहाँ तक वर्तमान तक उस सारे अभिलेखों का यहाँ चर्चा करेंगे, विवरण देंगे। कॉलम नंबर 8 है अन्य कागजी साक्ष्यों के आधार पर दावे किए जाने वाले भूमि का रकबा, कितने भूमि पर के रकबा पर रैयत के द्वारा दावा किया जा रहा है उसका रकबा लिखेंगे। कॉलम नंबर 10 है दखल के अंतर्गत भूमि का खाता खेसरा रकबा और चौहदी का विवरण, जो दखल जितनी भूमि पर है अंतर्गत है उस सारी भूमि की विवरण इसमें दर्ज करेंगे। फिर कॉलम नंबर 10 है स्थान पर उपस्थित उस दिन जिस दिन आप जिस उस प्लॉट पर अमीन जाता है और जिनका दखल उस समय जो उपस्थित रैयत होते हैं उनका नाम और हस्ताक्षर उसका यहाँ पर कराएंगे, उस पंजी पर कराएंगे। अगर जो रैयत उस दिन अनुपस्थित रहता है अपने खेसरों पर, नेक्स्ट डे आपके अमीन के संपर्क में आता है और अपना दस्तावेज प्रस्तुत करता है, उसी स्थिति में कॉलम नंबर 10 पर उनका हस्ताक्षर होगा। कॉलम नंबर 12 आदेश की विवरणी है, जो अमीन प्रतिवेदित करेंगे और उस पर कानूनगो के द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा वो यहाँ कॉलम नंबर 10 में वो पूरे विवरण के साथ आदेश किस रीजन ऑर्डर से वो पारित किए हैं, मैंने आदेश पारित किए हैं उसका रहेगा और उन्हें कानूनगो का हस्ताक्षर होगा तिथि के साथ, और हस्ताक्षर जो करेंगे पूरा नाम के साथ करेंगे, लघु हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कॉलम नंबर 13 जिस दिन वो प्रपत्र 6 में प्रविष्टि करेगा उसकी तिथि डालेगा, और कॉलम नंबर 14 वो अभिव्यक्ति की कॉलम है, जो उस प्लॉट से संबंधित कुछ भी अगर लिखना है इसी कॉलम नंबर 14 में उस खेसरा के सामने वो लिखता जाएगा। अब आइए आप याददाश्त पंजी में अनुसंधान के क्रम में अमीन को क्या देखना चाहिए, किस आधार पर करेगा। याददाश्त पंजी में वैसे अभिलेख, दस्तावेज या साक्ष्य का उल्लेख किया जाएगा जिसके आधार पर खानापुरी के समय किसी रैयत विशेष के नाम से जमीन का खाता खोला जा सकता है, उसका उल्लेख करेगा। आप जब गत अधिकार अभिलेख अमीन के हाथ में होता है और उसके साथ वंशावली होती है, रैयतों का स्वघोषणा उनके पास होता है, उस आधार पर वो खेसरावार पुराने खेसरे और नए खेसरा को मिलान करते हुए वो स्थल पर जाता है और वो रैयतों से अभिलेख या दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य रैयत के पास है उसके आधार पर किसी रैयत विशेष के नाम से खाता खोलने की कार्रवाई हेतु याददाश्त पंजी में संधारित करेगा, उसी आधार पर खेसरा पंजी का निर्माण होता है। अब रहा क्या, आइए कि जब किसी रैयत के पास जाता है खेसरा पर तो रैयत पूछता है कि ये जमीन कैसे आपको प्राप्त हुआ, तो रैयत वो बताएगा कि ये जमीन हमारा खतियानी था, हमारे दादाजी के नाम से था और हम उनके पौत्र हैं या परपौत्र हैं, तो उसी स्थिति में वो बताएगा कि हम वंशावली भी दिए हैं। तो अमीन अपने वंशावली निकालेगा उस रैयत का और देखेगा कि गत अधिकार अभिलेख से में किसका नाम था, तो उसके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, उस वंशावली के आधार पर
उस रैयत को कितना शेर बनता है, तो वहां उसी हिसाब से वो वंश वृक्ष के साथ वो यादाश्त पंजी में प्रपत्र जो प्रतिवेदित करेगा और इन कनगों के द्वारा उसी वंश वृक्ष के आधार पर आदेश दिया जाएगा। जो कॉलम नंबर 12 में कनगो सारी विवरणी के साथ वो लिखेंगे कि ये पूर्व में वर्तमान दखलकार के दादा के नाम से खतियान था, वंशावली के रक्षी संचिका के पृष्ठ संख्या में इतना पर जो वंश वृक्ष दिया गया है उसके अनुसार आवेदक का इतना शेयर बनता है और इसके अनुसार इनके नाम से खाता खोला जा सकता है और अमीन अपने खेसरा पंजी में प्रविष्टि करें। इस प्रकार से वो दर्ज करेगा। यहीं पर आपको जब आएगा कि वंश वृक्ष में जब बनेगी तो वहां उत्तराधिकारी एक जस्ट लाइक एक उत्तराधिकारी दाखिल खारिज के जैसा हुआ। आपको जब पंजी मिलेगी तो अंचल कार्यालय में भी पुराने खतियान के आधार पर उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वो कराएगा। वो उत्तराधिकारी दाखिल खारिज जो होती है वो हिंदू विधि के अनुसार पैतृक संपत्ति या स्व अर्जित संपत्ति का होता है वो आपका वहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के आधार पर भी वो वंश वृक्ष के अनुसार वो उनका अंश का निर्धारण किया जाता है। जैसा कि पूर्व के सेशन में हमारे एक ट्रेनी पूछे थे कि हिंदू विधि के अंतर्गत मित्राक्षरा क्या है सर, तो हिंदू विधि के अंतर्गत मित्राक्षरा स्कूल या विधि संयुक्त हिंदू कुटुंब सहदायिका और सहदायिका संपत्ति में सहदायिका प्रमुख या पिता के द्वारा संपत्ति के बेन के अधिकार की स्थिति को स्पष्ट करती है। समझ गए कि अगर जो पिता की पैतृक संपत्ति है उसमें संयुक्त हिंदू परिवार है उसके सभी सदस्यों का उसका अंश वो बताता है। किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता दादा परदादा से विरासत में प्राप्त सभी संपत्ति पैतृक संपत्ति मानी जाती है। पैतृक संपत्ति या वैसी संपत्ति जो विरासत में प्राप्त करता है पुत्र पौत्र या परपोता जन्म से उसमें हित अर्जन करते हैं। प्रत्येक पुत्र पैतृक संपत्ति में अपने पिता के समान हित अर्जित करता है, उनके बराबर अर्जित करता है। साथ ही आपको ये बता दें कि मित्राक्षरा विधि में पिता को यह अधिकार है कि वो अपने निर्धारित प्रयोजनों या वैध आवश्यकता के अनुसार पैतृक अचल संपत्ति को बेच सकता है। यदि आवश्यकता पड़ जाए अपने पिता को कि भाई मुझे इस जमीन बेचकर कहीं हमको इलाज कराना हो, बेटी की शादी करना हो, तो इसी स्थिति में उसे बेचने का अधिकार होता है या उनके द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है उसको भी वो बेच सकते हैं और युक्त सीमाओं के भीतर करेंगे और उसका तत्पश्चात वो विभाजन भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार आपको मिलेगा कि अगर भी बहुत से वंशावली बना रहेगा तो बहुत से पुत्र कहेंगे कि मेरे पिताजी इतना ज्यादा बेच दिए हैं, मेरा इतना हिस्सा बनता है। ये सब भी आपको उस वंश वृक्ष के मुताबिक वहां हिस्सा का निर्धारण कर आपके यादाश्त पंजी में अमीन संधारित करेंगे और उसी हिसाब से कानून को करेंगे। अभी आपने पूर्व में लड़कियों के भी शेर के बारे में पूछे थे, तो आपको बता दें कि जब वंश वृक्ष वो बना के देते हैं रैयत तो उसी समय अपने पुत्रियों के बारे में भी दे सकते हैं, अपनी बहन के बारे में भी दे सकते हैं। यदि वो नहीं दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उस वंशावली को आम सभा में अनुमोदन कराते हैं। अगर कोई भी लड़की अपनी पैतृक संपत्ति में अपने भाइयों से अपने पिता से अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसी स्थिति में वो आपत्ति 8 में करेंगे या 14 करेंगे। यहाँ भी आपको ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 आया, उसमें संशोधन किया गया। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के उपरांत संपत्ति में पुत्री का हक का निर्धारण किया गया। या आप जान लीजिए, कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत जब एक सहदायिका के रूप में प्राप्त हो गई है हिंदू पुत्री की स्थिति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत
अब एक सहायिका के रूप में प्राप्त हो गई है। अगर अगर 2005 के बाद जो लड़कियां जन्म लेती है, पुत्र के समान उसका अधिकार बन जाता है, जो अपने है जो अपने व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत जन्म से एक पुत्र की भांति सहायिका हो जाएगी। जो पुत्र का अधिकार होगा वो पुत्री की भी होगी, और इस प्रकार उसकी संपत्ति में अधिकार बनता है। ठीक है, पुत्री चाहे विवाहित हो या अविवाहित, मिताक्षरा सहायिका संपत्ति में जन्म से उसके अधिकार प्रावधान किया गया है। संपत्ति के विभाजन के समय पुत्रों के साथ पुत्री भी समान भाग के अनुसार संपत्ति को धारण करेंगे। समझ लीजिए, पुत्र का जितना अधिकार होगा उतनी पुत्री का भी होगा। परंतु ये जान लीजिए, 2005 के संशोधन के उपरांत पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान किया गया है। 2005 9 सितंबर 2005 के बाद जो लड़कियां जन्म लिए हैं, उनके कृषि भूमि में पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होगा। ठीक है, अधिनियम की धारा 6 ये भी कहता है के अंतर्गत पुत्र पुत्रियों को जन्म से सहायिका संपत्ति में अधिकार स्वतंत्र रूप में प्रदान किया गया है, जबकि पहले पुत्रियों को संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ये 9 सितंबर 2005 से पहले पुत्रियों को संयुक्त परिवार में पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। सन 9 सितंबर 2005 के संशोधन जो से लागू हुआ, उसके अनुसार आपका पुत्रियां अब विवाहित हो या अविवाहित, उन्हें मृतक पुत्रों के समान, मृतक के पुत्रों के समान, अगर कोई व्यक्ति जवंदे रैयत है, मर गए हैं, उनके पुत्र है, उसके समान आपका संपत्ति में रहने और विभाजन करने का पूर्ण अधिकार है। इससे आप ये जान लीजिए, इस प्रकार याददाश्त पंजी वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी माने इसको कहता है कि आपका एक्ट में आप ये देखिए, पहला ये है नियांगमन। अगर जो है सरकार द्वारा बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, दान, सतत लीज, क्रय विक्रय इत्यादि के आधार पर भूखंडों के स्वामित्व की स्थिति, ये आपका जो है तो इस प्रकार जो है ना, वो उनका अधिकार बनता है। ये पहला हो गया। कोई रैयत है, मान लीजिए कि विक्रय पत्र दिखाता है, तो उस आधार पर भी जो है वो अंचल अधिकारी के यहाँ वो नामांतरण करा कर आएगा, दाखिल खारिज करा कर आएगा। यदि नहीं भी कराए हुए है तो आप वंशावली के आधार पर उस विक्रय पत्र से चेन बनाते हुए आप विक्रेता का देख लीजिए कि उस वंशावली के आधार पर गत अधिकार अभिलेख के आधार पर क्या संबंध है। उस हिसाब से उसकी अमीन अपने याददाश्त पंजी में सारी विवरणी में प्रतिवेदित करेगा और कानूनों के द्वारा याददाश्त पारित किया जाएगा। इस आधार पर भी वो कर सकते हैं। अब ये बहुत सा मिलेगा कि आपको ये भी है कि वसीयत किया हुआ है, कोई रैयत हैं, उनके वर्तमान उनके वंशावली के आधार पर अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को वसीयत कर दिया है, तो उस स्थिति में भी आपको खाता खोलना है। बस इतना ध्यान रखें, जो वसीयत होगा उसका प्रोवेट होना चाहिए। आप प्रोवेट अनिवार्य है, अगर प्रोवेट नहीं कराए हुए है तो उस रैयत को कह देना है कि भाई जाकर आप सक्षम न्यायालय से प्रोवेट करा के आइए। प्रोवेट का मतलब ही होता है कि प्रोवेट शब्द क्या है, एक बिल का शासकीय सबूत है। ये सक्षम न्यायालय से वो शासकीय सबूत लेकर आइए, प्रतिलिपि लेकर आइए। उसके तत्पश्चात आप उस अमीन उस वंशावली के आधार पर जिन जो वसीयतदार होंगे उनके नाम से खाता खोलने का प्रतिवेदन देंगे और कानूनों के द्वारा याददाश्त पारित किया जाएगा। फिर आपको मिलेगा गरमजरुआ भूमि भी बंदोबस्त हुई है, याददाश्त पंजी में ये भी दर्ज होगी। कोई रैयत है उपस्थित होंगे, आपको बंदोबस्ती का पेपर दिखाएंगे। आप समझिए, गरमजरुआ भूमि की बंदोबस्ती, भूमि सुधार, बहुत सा भूमिहीन सुजोग सोने की व्यक्तियों के साथ कृषि कार्य या आवासीय उद्देश्य हेतु गरमजरुआ खास मालिक जमीनों की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है। उसके तहत सरकार के द्वारा बंदोबस्ती की गई है। जमीन बंदोबस्ती की प्रक्रिया स्वीकृति के उपरांत संबंधित भूमि का लगान निर्धारण समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती पट्टा या पर्चा में अंकित किया जाता हुआ मिलेगा। आपके पास रैयत आएगा, पर्चा दिखाएगा, ये बंदोबस्ती का वो देगा, पेपर उसके साथ राजस्व रसीद देगा। उसके आधार राजस्व रसीद आवश्यक है बंदोबस्ती के मामले में। जो पर्चा रैयत को दिया गया, उसी स्थिति में
रैयतों को आप बोलें कि राजस्व रसीद लेकर आइए, और साथ ही वो जब तभी आप खाता खोलेंगे। हाँ, जब याददाश्त पंजी के जब का संधारण करता है अमीन, तो उसी स्थिति में कानगो उस बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर आप यहाँ पर खाता खोलेंगे, परंतु ये ध्यान रखें कि वो कानगो इसकी संपुष्टि के लिए अंचल कार्यालय से जो बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेख लाए हैं उसे मिलान करते जाएं। ये रैयतों के द्वारा कोई फेक पेपर तो नहीं बना के दिया जा रहा है कि अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए, तो इसकी भी सत्यापन अमीन को भी आप बता दें कि अमीन अपने जो अंचल कार्यालय से बंदोबस्ती से संबंधित जो अभिलेख लाए हैं पंजी की, उससे मिलान कर ही इस कार्य को करें। उसी पर्चा के आलोक में बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति के नाम से खाता खोलेंगे। ये बंदोबस्ती जमीन जान लीजिए कि जो जिसके नाम से बंदोबस्त हुआ वो व्यक्ति बेच नहीं सकता है, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको खरीद लिया है और कहता है कि नहीं ये हम जिनसे खरीदे हैं उनको बंदोबस्ती से मिला था, आपको लगा कि ये गैरमजरूआ मालिक और खास जमीन है, उनके पास पर्चा नहीं है, वो सेल डीड लेकर आ रहा है, तो उसी स्थिति में आप खाता नहीं खोलेंगे उस व्यक्ति के नाम से। वो खाता खुलेगा किससे, किसके नाम से भाई? तो बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, गैरमजरूआ मालिक ही रह जाएगा, क्योंकि गैरमजरूआ मालिक या खास भूमि जिस रैयत को बंदोबस्त किया गया उसे बेचने का अधिकार नहीं था, समझ लीजिए। तो उसी स्थिति में यादाश्त आपका अमीन नहीं पारित करेंगे, कानून द्वारा यादाश्त पारित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान देना है। हाँ, ये है साथ में उस कहता है कि जिस व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त होगी उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया हो और उनके बरिसान जो है न्यायगत जो होंगे वो उनके नाम से वो खाता खुल सकता है। तो उसी स्थिति में अंचल कार्यालय में जाकर उस वंशावली के आधार पर वो देंगे पारिवारिक सूची कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, चाहे मेरी पति का देहांत हो गया, मैं पत्नी हूँ एकमात्र है, तो वहां दाखिल खारिज कराएंगे। तत्पश्चात आपके पास आएंगे और तब उसके आधार पर उस रैयत जो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम से आप खाता खोल सकते हैं। हाँ, मगर वो जमीन जब बेचेंगे तो नहीं खुलेगा। अब रहा कि बहुत सी आय का आपको अधिशेष अर्जित भूमि का आवंटन भी किया जाता है, जो अर्बन ये सीलिंग एक्ट के तहत बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण में अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961 के धारा के अंतर्गत आपकी बहुत सी जमीन वितरित की गई है। सरप्लस लैंड अधिशेष जमीन सरकार के द्वारा अर्जित की जाती है और उसके पश्चात अर्जित अधिशेष भूमि को सरकार में सन्निहित हो जाता है। उसके बाद सुजोग श्रेणी के व्यक्तियों के साथ समहर्ता के द्वारा उसे बंदोबस्त की जाती है और उसका पूर्ण अधिकार उसे दे दिया जाता है। जब बंदोबस्त होता है तो अमीन क्या करते हैं भाई, आवंटित जमीन का पर्चा जब रैयत को समहर्ता के द्वारा एक सूची मिलती है और समहर्ता या अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवंटन सा बंदोबस्ती को स्वीकृति देने के पश्चात भू लगान अंकित करते हुए अंचल कार्यालय को भेज देते हैं। अंचल कार्यालय क्या करता है कि वो उसका भी दाखिल खारिज करते हैं। दाखिल खारिज करेंगे, जिस रैयत के पूर्व में था वहां से उसको घटाकर इस रैयत जो जिन लोगों को वितरित किया गया उन लोगों से जमबंदी कायम होगा। उस रैयत जिनको मिलेगा बंदोबस्त होगी उनके पास पर्चा होगा, राजस्व रसीद होगा। जब यादाश्त पारित करने आपके अमीन जाएंगे, यादाश्त पंजी का संधारण करेंगे, अमीन उस प्लॉट पर जाएंगे, रैयतों के द्वारा जिनके बीच वितरित की गई है वो दिखाएंगे कि मुझे मिला है, तो उसमें लिखा रहेगा उस पर कि इन्हें अधिशेष भूमि के रूप में वितरण किया गया है। उसमें लिखा रहेगा बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण में अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961 के तहत इस रैयत को वितरित किया गया है और उसके आधार पर इनका अंचल में दाखिल खारिज होकर जौंदी बनी और रसीद भी है, तब जाकर उसका करेंगे। आप याद कीजिए कि आपको पूर्व में बता चुके हैं कि अंचल कार्यालय से इसकी भी सूची प्राप्त आप करेंगे, कितने लोगों को इस तरह का अधिशेष भूमि वितरित किया गया है और है, ताकि इस समय जब यादाश्त पारित करेंगे अमीन उस सूची से मिलान कर लेंगे कि जो रैयत को द्वारा दिया जा रहा है वो फेक है कि नहीं। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि समहर्ता महोदय के द्वारा वितरित कर दी गई है और जो जिस रैयत की जो सरप्लस लैंड घोषित किया गया था माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या विभाग के स्तर पर भी ये मामला लंबित चल रहा है, यहाँ वहां से स्थगित का आदेश पारित हो चुका है। तो उसी स्थिति में उन पर्चा को दायित्व बनता था कि अंचल अधिकारी कलेक्ट कर लें और उसे स्थगित रखें, और परंतु ऐसा नहीं होता है। तो उसी स्थिति में अंचल अधिकारी को भी सूचना आप देंगे
आज सूची लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, या जब प्रपत्र 8 में आप कार्रवाई करते हैं तो उसी स्थिति में भी नहीं, प्रपत्र 8 में नहीं, जब 14 में करते हैं तो उसी स्थिति में अंचल अधिकारी को सूचना देकर इस पर भी आप सहमति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सरप्लस लैंड है, क्या वाकई में अभी तक वो वितरित ही माना जाए कि किसी तरह का ऊपर के न्यायालय से तो रोक नहीं है। इस तरह का अधिशेष भूमि भी होते हैं। हाँ, ये भी जमीन जिस रैयत को अगर मिला है वो बेच नहीं सकते हैं। ये भी भूमि हस्तांतरणीय होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अगर किसी रैयत को अगर सरप्लस लैंड मिला है और वो रैयत अगर बेच देता है और दूसरे व्यक्ति अगर विक्रय पत्र लेकर आते हैं, यदि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अंचल कार्यालय से मिली भगत से या किसी तरह के बने टेक्निकली नहीं जानकारी रहने के कारण अंचल अधिकारी के द्वारा भी अगर दाखिल खारिज कर दी गए तो ऐसी स्थिति में आप खाता नहीं खोलेंगे, आप उसको रोक देंगे, क्योंकि उनको जिस रैयत को प्राप्त हुआ था, बंदोबस्त की गई थी, उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था। हाँ, उस रैयत की अगर डेथ हो जाती है उनके बेटा पुत्र पत्नी के नाम से, अगर बरिसान अगर हैं तो उनका बरिसान या संयुक्त बरिसान के नाम से खाता आप खोल सकते हैं अंचल अधिकारी से दाखिल खारिज होने के बाद। इस तरह की आप ये ध्यान देंगे। ये है। साथ ही आपको ऐसा मिलेगा अब है कि जब यादाश्त पारित कर रहे हैं अमीन, तो भूदान की का आवंटन भी मिलेगा। रैयतों को भूदान की जमीन भी वितरित की गई है। तो उसे है, आप ये जान लें कि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के अधीन भूमि अनुदान के संबंध में अंचल अधिकारी को जो एक सूची दी जाती है, वितरण की सूची दी जाती है और जब जो भूदान आयोग के द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र होता है उसे राजस्व पदाधिकारी संपुष्ट करते हैं। वो राजस्व पदाधिकारी उप संहारता भूमि सुधार होते हैं। जो वितरण होगी सूची अंचल कार्यालय प्राप्त होगा, वो राजस्व अधिकारी को भेज देंगे। वहां से राजस्व पदाधिकारी जो अदाता और आयोग और जिनको मिला दाता सभी को सूचना देकर उसको पहले संपुष्ट करते हैं, तब वो भेजते हैं अंचल अधिकारी को। अंचल अधिकारी उसके आधार पर दाखिल खारिज करते हैं। दाखिल खारिज के बाद और अदाता के नाम से रसीद वगैरह कटती है। तो जब यादाश्त पारित करने जाएंगे, आपके अंचल अमीन जाएंगे स्थल पर, तो उसी भी मिलेगी कि ये जमीन भूदान में उस रैयत को प्राप्त हुआ है और उनकी भी रसीद कट रही है। इस प्रकार की भी जमीन रैयत बेच नहीं सकता है वो। हाँ, उसकी देहांत होगी तो वो भी उत्तराधिकारी के अंतर्गत उनके जो बरिसान होंगे उनके नाम पर दाखिल खारिज होगा और उसके आधार पर आप खाता खोल सकते हैं। किसी भी स्थिति में जिस रैयत को भूदान में जमीन मिली है वो अहस्तांतरणीय होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है, ये आप जान लीजिए। उस स्थिति में किसी भी स्थिति में जो अगर जिस रैयत को भूदान में प्राप्त हुआ अगर वो बेच देता है और उसी विक्रय पत्र के आधार पर आप खाता खोलते हैं, तो उसी स्थिति में अगर ये संज्ञान में आता है, यहाँ जब शिविर का संचालन होगा तो निदेशालय स्तर से या आपके बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय से समय समय पर आपका सर्वेक्षण कार्यालय का निरीक्षण होगा या जो यादाश्त पंजी का निरीक्षण होगा। इस तरह की अगर पाया जाएगा तो उसी स्थिति में आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए इन पर काफी ध्यान देना है कि कभी भी बंदोबस्त भूमि हो या बास्केट पर्चा से किसी रैयत को मिला हो या सरप्लस लैंड वितरित हुआ हो, भूदान में अगर वितरित हुआ है, वो व्यक्ति बेच नहीं सकता है, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। सिर्फ अगर उनकी डेथ होती है जिनको मिला है तो उत्तराधिकारी के आधार पर उनके बरिसान को केवल वो ट्रांसफर हो सकता है, न कि बिक्री हो सकता है। साथ ही आपको बहुत सा ऐसा भी मिलेगा कि एक महादलित को भूमि दी गई है, आप उस क्रय नीति के तहत उस रैयत को जौंदी चल रही है, रसीद कट रही है, वो भी रैयत उपस्थित होकर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे उस खेसरा पर कि मुझे महादलित श्रेणी के हैं, हमको क्रय नीति के तहत हमको खरीद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो उसी स्थिति में उसका भी खाता खोला जाएगा। फिर आपको अर्जित भूमि किसी विभाग को राज्य सरकार के द्वारा अर्जन करके दी गई है, वो विभाग भी यादाश्त जब पारित यादाश्त पंजी का संधारण के क्रम में वो भी संबंधित विभाग भी उपस्थित होकर
अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। उस दावा के आधार पर उस अर्जन का जो आप जिला भू अर्जन कार्यालय से अगर सूची लाए हैं उससे मिलान करते हुए उस संबंधित विभाग के नाम से भी यादाश्त पारित किया जा सकता है। अमीन प्रतिवेदित करेंगे, कानूनगो के द्वारा यादाश्त पारित किया जाएगा। साथ ही आपको कुछ कोसी का क्षेत्र है, वहां भी कोसी जब के नदी के चलते जब उनकी बाढ़ वगैरह आया तो उसी स्थिति में पुनर्स्थापन हुआ, उन लोगों को भी जो है जमीन खरीद कर दिया गया है। उस तरह के लोगों का भी अगर मिलेगा, उनकी भी का भी खाता खोलना है, वो भी अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज करा कर आएंगे तो खाता खोलेंगे और इस आधार पर आप वहां यादाश्त पंजी का संधारण करना है। साथ ही आप स्पष्ट है लिखा हुआ कि अद्यतन जमीनी वास्तविकता है, स्थल सत्यापन के क्रम में पाया गया स्वत्व आधारित स्वामित्व स्वत्व से संबंधित कागजातों के आधार पर भूमि पर दखल कब्जा की स्थिति में यादाश्त पंजी का संधारण करना है। फिर परिवर्तन, अगर कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद इस बीच में कोई अगर रैयती में भौगोलिक परिवर्तन हुआ है इस कालक्रम में तो उसके आधार पर भी किया जा सकता है। अगर अंतरण हुआ है, विक्रय पत्र इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत अगर विक्रय हुआ है। साथ ही एक चीज और बताना चाहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है कि किसी भी भूमि का 100 रुपए से मूल्य से कम अगर है तो उसकी निबंधन का प्रावधान नहीं था उस वक्त। उसी स्थिति में आपके यहाँ आएगा कि भाई अनिबंधित पेपर आ गया, उसमें विक्रेता क्रेता का सबका दस्तखत है, गवाह का दस्तखत है और उसकी राजस्व रसीद शुरू से कटती हुई आ रही है, जमींदारों के समय से आ रही है, 1956 से लेकर इधर भी हमारे बिहार सरकार का नाम से भी रसीद कट रही है, दखल पूजा है शांतिपूर्वक, तो उसी स्थिति में यादाश्त उसका भी पारित किया जा सकता है। क्योंकि ट्रांसफर एक्ट में ऐसी व्यवस्था थी कि 100 रुपए से कम मूल्य की जो भूमि थी उसका निबंधन कराने की जरूरत नहीं थी, 100 रुपए से ऊपर का ही निबंधन था। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था थी। अब आइए, बहुत सा दान मिलेगा, जो रजिस्टर्ड दान होगा, निबंधित दान होगा, उसके आधार पर भी आप यादाश्त पारित होगा। सतत लीज, पूर्व में भी बताया कि एक सरकार अर्जन के उद्देश्य से सतत लीज की नीति लाई थी 2014 में, क्योंकि भू अर्जन की प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो बिहार सरकार ये सोची कि भाई इतनी लंबी प्रक्रिया का इंतजार करने से लिए अगर हमारी सरकारी हमको जमीन अर्जन की आवश्यकता है तो इस सतत लीज के अंतर्गत सतत लीज का अस्थायी रूप से एक पट्टा के रूप में सरकार ले लेती है। शहरी क्षेत्रों में एमबीआर का दुगुना देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीआर का 4 गुना देती है। इस तरह से किसी भी विभाग या किसी अन्य कार्य के लिए सरकार के द्वारा सतत लीज पर ली गई है। और जब अमीन आपका यादाश्त पंजी संधारण करने जाते हैं, उस खेसरा पर जाते हैं, इस तरह की अगर मिलता है तो सतत लीज के का जो उनके पास साक्ष्य होगा और रसीद भी अंचल से निर्गत होगी, उस आधार पर भी यादाश्त पंजी का संधारण होगा। और इसी के आधार पर भूमि भूखंडों के स्वामित्व की स्थिति भी देखेंगे, दखल भी देखें और साक्ष्य देखें। जो साक्ष्य है उस अभिलेख दस्तावेज या साक्ष्य का उल्लेख करते हुए जिसके आधार पर किसी रैयत विशेष के नाम से खाता खोला जा सकता है। अब आइए, एक और कहता है नियमावली के नियम 9 के 4 3 का 4, यही है उप विभाजन आपसी सहमति पर। आप ये अभी एक प्रथम से क्लास में कोई पूछी थी कि आपसी सहमति नहीं है, 3 भाई है, 2 भाई सहमत हैं, 1 भाई सहमत नहीं है, तो उस स्थिति में उसका खाता नहीं खोल सकते हैं। आपसी सहमति पर आधारित सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित सबका साइन होना चाहिए। और जो काश्तकारी भूमि का विभाजन आप कर सकते हैं, अगर पंचनामा है, सभी पक्ष का दस्तखत है, 5 को पंच का दस्तखत है तो कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 5 पंच का दस्तखत नहीं है, सभी पक्षों का ही दस्तखत है, अशांतिपूर्ण दखल कब्जा है, किसी तरह का विवाद नहीं है, तो उसके आधार पर भी यादाश्त पंजी में संधारण किया जा सकता है, कानूनगो यादाश्त पारित कर सकते हैं। साथ ही व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्ववाद या बंटवारा बाद में पारित आदेश अगर है किसी सक्षम न्यायालय से भी अगर कोर्ट का आदेश अगर है और उसमें किसी है और उस आधार पर जो अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज हो गई है, उस सक्षम न्यायालय के पारित आदेश के आधार पर भी, और
भी आप उसका याददाश्त पारित किया जा सकता है, खाता खोला जा सकता है। इस प्रकार याददाश्त पंजी का संधारण किया जाता है। साथ ही एक चीज और आप कर रहे थे अमीन डायरी के बारे में, आपको ये बता दें, अमीन डायरी का भी एक आपको एक पंजी मिलेगा जिसमें अमीन को प्रतिदिन जो कार्य करेंगे उसमें अंकित करते जाएंगे। उस पर जांच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। यदि कानूनगो भी जांच करेंगे उस अमीन डायरी का, वो मिलान करेंगे कि अमीन डायरी में अमीन के द्वारा दैनंदिन जो कार्य किया जा रहा है, डेली जो कार्य किया जा रहा है, वो अंकित किया जा रहा है कि नहीं, अंकित किया जा रहा है, वो कार्य वास्तविक में वो किए हैं कि नहीं, जो कौन सा कार्य किए हैं, अगर प्रपत्र 5 तैयार किए हैं तो कितना किए हैं उस डेट में, अगर यादाश्त पारित किए हैं तो कितना किए हैं, खानापुरी कार्य किए हैं तो क्या किए हैं, तो वो अमीन डायरी में दर्ज होगा। अमीन डायरी का में है, अमीन का नाम है, मौजा का नाम और खाता संख्या। ये अमीन डायरी मौजावार संधारित किया जाएगा। जितना मौजा है उतना अमीन डायरी मिलेगा अमीन को, और जिस मौजे में जाएंगे जो काम करेंगे उस अमीन डायरी में प्रतिदिन उसमें दर्ज करेंगे। अब आइए उसमें क्या है, पहला कॉलम है दिनांक का। किस दिनांक, पहले दिनांक अमीन लिखेंगे। ग्राम सीमा सत्यापन और किस्तवार का कार्य, अगर ग्राम उस गांव में ग्राम का सत्यापन किए हैं, कितने ट्रांजेक्शन लगाए का सत्यापन किए वो वर्णन करेंगे। यूनिक बाउंड्री का निर्धारण किए हैं तो वो लिखेंगे। फिर कॉलम तीसरा है कि ये काम अगर कर लिए, अब खेसरा का सत्यापन कर रहे हैं, खानापुरी कार्य कर रहे हैं, एक दिनों में किस्तवार में 100 पॉलीगॉन करना है। अगर उसी तरह से खानापुरी जब करने चलेंगे तो एक दिन में कम से कम 50 प्लॉट से लेकर 100 प्लॉट के बीच करना है। 60 कर दें, 70 कर दें, प्रतिदिन जो है वो खेसरा लिखेंगे, और उस खेसरों का क्या क्षेत्रफल है वो कॉलम नंबर 4 में लिखेंगे। कॉलम नंबर 5 है पुराने खातेदार का नाम और पता। पुराना खातेदार कितना खाता किए उसका नाम और पता लिखेंगे किसका था, और उस हिसाब से खानापुरी का सत्यापन है। ये खानापुरी खेसरा का सत्यापन करेंगे तो पुराने खातेदार और कुल खेसरा, और उसके बाद उसकी क्षेत्रफल। फिर सुनवाई में यदि मान लीजिए कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई की जाती है, उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन लिया जाता है या मापी से प्रतिवेदन लिया जाता है, किस बाद में मापी करने गए हैं उसका मापी संख्या देते हुए, तिथि देते हुए वो उल्लेख करेंगे। फिर जांच प्रतिवेदन शिविर में वापस करने की तिथि, जो जांच कब मिला और कब वापस किए उसका तिथि डालेंगे और अमीन हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार जब जब समय पर अमीन के द्वारा किए कार्यों को कानूनगो और एएसओ के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। चलिए, ये इस प्रकार अमीन डायरी का संधारण करेंगे। ये इधर ही ना। अब आपका प्रश्न के लिए है, कहीं भी कोई संशय है, अगर आपको समझने में आई दिक्कत तो आप बारी बार से क्रमवार प्रश्न करें, सभी आपकी संशय को दूर करेंगे, उसको उत्तर देते जाएंगे। एक करके अनम्यूट कीजिए। शाहनवाज हुसैन जी। हाँ, शाहनवाज हुसैन जी नहीं है वह, इसी बोलिए। राजीव कुमार। यस सर। हाँ बोलिए राजीव जी। सर वो जो सर पिछले टाइम में जो आप ये बता रहे थे अभिलेख ग्राम, हाँ ग्राम अभिलेख, हाँ का संधारण, हाँ उसमें जो तारीख से तारीख जो है, हाँ वो तारीख जैसे मान लीजिए आप 30 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया, तो वो अंतिम तारीख कब देना है? अंतिम तारीख नहीं, आप उसमें ग्राम अभिलेख का संधारण राजस्व ग्राम बार होता है, उस राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य जितनी प्रक्रम बार आप कार्य करते जाएंगे, जो आदेश कराएंगे आगे, जैसे किस्तवार का कार्य हो रहा है, प्रपत्र वितरण हो रहा है, आपत्ति लिया जा रहा है, कितनी सुनवाई, उस सभी प्रक्रमों को आप आदेश देते हैं, उसमें आप लिखते जाएंगे, आदेश देते जाएंगे, और जिससे संबंधित होगा अमीन से, कानूनगो से, उसे सीन कराते जाएंगे, उसे अनुपालन हेतु उसे दिखाते जाएंगे। उसके लिए है वो है। ऐसे आप अपनी सुविधा अनुकूल आप जो चाहें, आप जो जो काम कर रहे हैं उस राजस्व काम ग्राम में करवा रहे हैं, उस सभी को उल्लेख कर सकते हैं। एक जस्ट लाइक एक ड्राफ्ट है ग्राम अभिलेख, इस प्रकार तैयार किया जाता है सर्वेक्षण कार्य के लिए, उद्घोषणा से लेकर अंतिम प्रकाशन तक। बिल्कुल सर। और ये दूसरी बात है सर, ये इसके साथ जो है ये
ये इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स और सारा अटैच किया जाएगा? हाँ, कर दीजिए। आप जैसे उद्घोषणा का आप तामिला कराए तो उसकी प्रति लग जाएगा नीचे। आम सभा कर रहे हैं, उसकी सूचना दिए हैं, वो लग जाएगा। आम सभा में जो पंजी होगी वो अभिलेख, इसी ग्राम अभिलेख का पाठ होगा, उसमें भी लग जाएगा। आप जो भी कार्रवाइयां आप कर रही हैं, जितनी सूचनाएं निर्गत कर रही हैं आप जो है, उस सभी लगते चला जाएगा। अब अमीन किश्तवाड़ जो करता है उसमें फील्ड बुक बनाएगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए, यूनिक बॉन्डी के लिए, उस सारा वो अमीन आपका जमा करेगा, इस ग्राम अभिलेख में लगते चला जाएगा। क्योंकि सारी ग्राम अभिलेख के साथ लगेगा, तभी अंतिम प्रकाशन के लिए आप जब भेजते हैं अपने बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय को, तो सारी चीजें देखेंगे। बिल्कुल। तो देखने के बाद वो संतुष्ट हो जाएंगे कि जो भी काम किया गया उस राजस्व ग्राम में, जो सर्वेक्षण के लिए अधिनियम है या नियमावली है, उसके अंतर्गत किया गया। अगर आप नहीं लगाते हैं, सिर्फ ग्राम अभिलेख पर ही लिख कर भेज देते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी को अंतिम प्रकाशन के लिए, तो देखेंगे कि इसमें प्रपत्र एक कहाँ है भाई, उसकी तामला किया कि नहीं, किस द्वारा अगर किया गया तो अमीन के द्वारा ट्रांजेक्शन का फील्ड बुक है कि नहीं, यूनिक बॉन्डी का है कि नहीं, वंशावली का आम सभा का आयोजन किया गया, आम सभा में जो उपस्थिति पंजी थी वो कहाँ है, वो लगा रहेगा, तो संतुष्ट हो जाएंगे कि वंशावली प्रॉपर तरीके से अनुमोदन कराया गया है आम सभा में। तो इससे पता चलता है कि आपका जो भी उस राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई है वो सही तरीके से नियमानुकूल की गई है। इसलिए ये अनिवार्य है उसके साथ लगाना। इस अभिलेख के साथ जितनी सूचनाएं निर्गत करते हैं, यदि मान लीजिए कि प्रारूप प्रकाशन करते हैं और प्रपत्र 13 में आप सूचनाएं निर्गत करते हैं, उस प्रपत्र 13 में जो सूचनाएं की तामला प्रति इस अभिलेख के साथ अभिलेखबद्ध हो जाना चाहिए, ताकि हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय जब आप भेजेंगे अंतिम अधिकार अभिलेख संपुष्ट के लिए, प्रकाशन के लिए, तो संतुष्ट हो जाएंगे कि जो भी कार्रवाइयां की गई है वो विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अनुकूल की गई है, प्रतिकूल नहीं है। स्पष्ट हो गया सर? एक सेकंड। हाँ, अगर इसमें कोई भी मात्र परसेंटेज कुछ भी अगर एक गलत कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स लग गया हो, तो जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा इसको मतलब गलत कर दिया गया हो, तो फिर उसको सही कैसे किया जाएगा? मतलब फिर कैसे सही कीजिएगा? सही हो सकता है, अगर गलती होगी तो सजा हो जाएगी आपको ना, कार्रवाई हो जाएगी। आप जो भी अभिलेख तैयार कर रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया 300 दिनों का है, समझ लीजिए। पहले एक जो भी है समय सीमा निर्धारित है अधिनियम और नियमावली में कि प्रकाशन करना है 30 दिनों के लिए, सुनवाई करना था 60 दिनों के लिए, स्वघोषणा अगर वितरण किया गया और सुघोषणा प्राप्ति करना है 15 दिनों के लिए, तो सारी चीजें वो देखेंगे। आपको जो भी काम कर रहे हैं वो नियमानुकूल अधिनियम के अनुकूल कर रहे हैं, तो आप जो भी प्रक्रम में काम कराएंगे, आप सब कुछ सूझबूझ से अपनी विवेक से सब कुछ मिलान करते हुए उसको वर्णित करेंगे उसमें। हाँ, इसमें तो सर टाइम बॉन्ड है ना सर? हाँ, तो इसको ध्यान देना होगा। आप जवाबदेह पद पर हैं, आप अधिकार अभिलेख का निर्माण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की अभिलेख दस्तावेज और साक्ष्य के अधिकार के आधार पर उसका स्वामित्व का निर्धारण करते हैं, इसलिए काफी आपको आपका काफी जिम्मेवारी आपके कंधों पर। मतलब पॉइंट गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बंदोबस्त पदाधिकारी संभारता होते हैं, वो जिला के पदाधिकारी होते हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं, वो आईएएस होते हैं, आप समझ लीजिए। तो आप उससे आप अपनी कार्रवाई से आप बच नहीं सकते हैं, उनके संज्ञान में आएगा तो आपके विरुद्ध आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप जैसे ही उद्घोषणा होती है तो अधिनियम और नियमावली को कई बार पढ़ लें, इतनी बार पढ़ें कि एकदम याद हो जाए, और आप उस शिविर के प्रभारी हैं, आप समझ लीजिए। आप पूरी तरह से पढ़कर अपने सीनियर से, आपके जिले में प्रभारी पदाधिकारी होंगे, जिला बंदोबस्त कार्यालय में पदाधिकारी होंगे, सारे प्रक्रम पर सारी एक्ट रूल आज जो हम लोग बता रहे हैं एक इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक गाइडलाइंस है। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट तो मोटी किताब है, अब सारी चीजें की तो चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, एक मोटी मोटी बता दिया गया। आप एज ए एएसओ आपकी अपने दायित्व का निर्वहन करना है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू लॉ है, आप पीपीएसटी एक्ट है, बंदोबस्त से संबंधित है, भूदान से संबंधित है, गमेरुआ आम मालिक के लिए रेमरू कंपेडियम है, ये सारी चीजें लेकर आपको अध्ययन करना होगा। ये तो लॉकडाउन है, सारी चीजें को आपको पढ़ना होगा, तो रोज 1 घंटा तो जरूर पढ़ना होगा, तब आप अपडेट रहेंगे। और आपके अधीनस्थ जो अमीन कानूनगो होंगे, तो आप अगर सक्षम है तभी ना बता पाएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ, ओके।
गौरव, गौरव जी, इंद्रजीत को, इंद्रजीत, आप लोग कोई और कोई देखिए देखिए। सर गौरव बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए गौरव जी। सर गौरव बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल है सर, अगर कोई रैयत मान लीजिए उनके अपने लड़के भी हो, अगर वो अपना जमीन किसी को बिलिंग के द्वारा दान कर दे, और सर अगर वो कोर्ट से प्रोबेट करा के लाए, तो क्या उसका खाता खोला जाएगा? पहले आप दो शब्द बोल रहे हैं, अलग अलग है। विल और दान दोनों अलग अलग है, आप समझ लीजिए। पहले शब्द के यहाँ जो है सर बिल, जो दान, जो जी दान हो गया वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दान किया जाता है। अच्छा सर। उसमें वो स्व अर्जित जमीन अगर है या पैटर्न संपत्ति अपने शेयर के मुताबिक अगर दान कर देता है तो कहीं प्रोवेट कराने की जरूरत नहीं है। बिल अगर वसीयत करता है तब उसकी प्रोवेट की चीज है। एक चीज और आपको बता दें, एक चीज छूट गया है बताने के क्रम में, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक आया था कि यदि कोई व्यक्ति निर्वर्सती ऐसा कोई वारिस पीछे न छोड़ दे, मैंने कोई जौंदी रैयत है उसका कोई वारिस नहीं है और वो मर गया, उसकी संपत्ति को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 29 में स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी में पाने के लिए अहर हो तो ऐसी संपत्ति सरकार को न्यायगत होगी। अगर कोई वारिस नहीं है तो सारी संपत्तियां सरकार में निहित हो जाएगी। सरकार ऐसी संपत्ति को उन सब बाध्यताओं या दायित्वों के अधीन लेगी जिनके अधीन वारिस होता है। समझ गए? उस तरह की संपत्ति को राजगामित संपत्ति कहते हैं। इस्चीट, ESCHEAT, समझ लिए, इस्चीट। तो अगर कोई वारिस नहीं है उसका और इस तरह का आपको सर्वेक्षण के क्रम में मिला तो उसी स्थिति में आप देखेंगे कोई अवैध रूप से कोई जोत आवाद रहा है, मान लीजिए कि कोई सी पंडित जी का है और कोई तेली जोत रहा है, तो बारिश थोड़े हुआ, तो सारी संपत्तियां आपको पता चल गया तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगा, बिहार सरकार का नाम से खाता खुल जाएगा। समझ गए ना? ये धारा राजगामित संपत्ति होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ रितु शुक्ला जी। सर जैसे अभी आपने बताया कि जिसका कोई वारिस नहीं हो लेकिन अगर उसका कोई रिलेटिव होता है तो वो संपत्ति सरकार को जाएगी क्या उसके रिलेटिव को चली जाएगी? रिलेटिव के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूरी है, उसको देख लेना हो कि वारिस डिक्लेयर होता है कि नहीं। हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूरी है, आप उसको अध्ययन करेंगे तो फर्स्ट क्लास हेयर होता है, फिर सेकंड क्लास होता है, वो सारी देखने के बाद आपको ये समझना है कि वारिस कोई नहीं है। ये नहीं हम कह रहे हैं। अच्छा। सीधा सीधी जो है। हाँ, एक उदाहरण के तौर पर बताया कि हाँ बोलिए। एक और क्वेश्चन था सर, आपने बताया कि 2005 के बाद जितनी भी लड़कियां हैं उन सबों को इक्वल अधिकार प्राप्त है, तो उसके पहले की जो लड़कियां हैं उनको पेरेंटल जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, पहले में अगर पिता के नाम से संपत्ति है और उनका देहांत हो जाता है तब पुत्र और पुत्रियां का समान अधिकार है। ओके। 9 सितंबर 2005 से पहले। मगर परंतु जब आप वंशावली आप रैयतों से लेती हैं और वो लड़कियां आपके यहाँ या याचिका जो है वो अपनी बहन को या अपनी बेटी को नाम नहीं देता है और उस आम सभा में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है, तो मानिएगा व्यवहारिक रूप से ही ना है कि लड़कियां शेयर नहीं लेती है। हाँ। तो आप जब आम सभा आप करती हैं उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खानापुरी करती हैं, पारूप प्रकाशन करती हैं, अंतिम प्रकाशन करती हैं, तब तक कोई आपत्ति नहीं आ रही है, कोई दावेदार नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? ओके सर, खाता खोल देंगे। ओके चलिए आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ शमशेर जी, हाँ शमशेर अली जी, क्या एक प्रश्न है सीलिंग जमीन के बारे में? शमशेर अली, शमशेर अली हैं? देखिए एक उनका प्रश्न आ रहा है चैटिंग बॉक्स में है सीलिंग जमीन के बारे में। सीलिंग जमीन आपको बताया बिहार भूमि अधिकतम जो सीमा निर्धारण है उसके अंतर्गत 1961 के अंतर्गत सरप्लस लैंड होती है, उसके लिए है कि सिंचित के लिए और असिंचित के लिए 5 एकड़ 10 एकड़ और हर कैटेगरीज है वो 45 एकड़ तक जाता है। उसके बाद वो समाहर्ता महोदय ही उसमें होते हैं, अधिशेष घोषित किया जाता है, उसकी प्रक्रिया है। उस अधिशेष के बाद उस भूमि को सुजोग श्रेणी के रैयतों के बीच वितरित किया जाता है। वितरित करने के बाद उसका नामांतरण होगा अंचल कार्यालय से। तत्पश्चात आप यादाश्त पारित कर रहे हैं, तब यादाश्त पंजी के संधान के क्रम में, खानापुरी के क्रम में
वो रैयत अपना पर्चा और रसीद लेकर उपस्थित होगा, तब उसका खाता खोलेंगे। यदि वो जमीन बेच देता है तो खाता नहीं खोलना है। अगर जिनको इस सीलिंग में जमीन मिला है, उनकी देहांत हो गई है, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, लीगल हेयर होंगे, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन है, बढ़ाइए आगे। रचना जी कोई है? दूसरी रचना, मैं बोल रही हूँ, रचना बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए कोई पिता के 2 पुत्र हैं और उसमें से पिता एक पुत्र को बेदखल कर देता है प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो वो बेदखल वो पैतृक संपत्ति से कर सकता है या स्व अर्जित संपत्ति से कर सकता है? ये तो अगर पैतृक संपत्ति है तो बेदखल नहीं कर सकता है, और स्वार्जित जमीन भी है तो बेदखल करता है तो अपना न्यायालय है, सक्षम न्यायालय में जाएगा वो। अगर स्वार्जित जमीन है, अगर नहीं शेयर देना चाह रहा तो स्वतंत्र है, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए आपको न्यायालय में जाएगा वो, सक्षम न्यायालय में जाकर अपना अधिकार लेगा। उसके लिए इस अधिकार का विवेचना आप नहीं कर सकती हैं, स्वत्व की विवेचना आप नहीं कर सकती हैं। चलिए इंद्रजीत कुमार। यस सर। सर मेरा इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा था सर। हाँ, और ये आपसे भी सर मुझे मिला था जो अफसर, और फिर हमारे जो उन्होंने जो दिया था, सर मैं आपके मतलब आवाज साफ नहीं आ रही है, प्रश्न कीजिए ना। आपने कहा था सर ने भी क्या प्रश्न कर रहे हैं आप इंद्रजीत? हाँ बोलिए। क्या प्रश्न कर रहे हैं आप इंद्रजीत जी? सर जैसे जब अमीन की व्यवहारिकता, आपने जब जमीन की नापी होती है तो वो अमीन के स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो जो लाइन होती है। अभी आवाज साफ नहीं, बात हुई थी, सुनिए ना, अमीन की स्किल्स हमारे यहाँ पे अभी आवाज, अरे सर क्वेश्चन है सर, मौका मिलना चाहिए सर। कनेक्ट कीजिए ना। मुकेश बोल रहा है साफ नहीं आ रही। करिए सर, पति में छोटे भाई के आवाज थोड़ा साफ नहीं क्लियर कर रहे हैं। सबको अनम्यूट कीजिए सर। दखल दहानी आदेश क्या होता है सर? बता रहे हैं, जैसा आवाज अनम्यूट कीजिए सबको। सर जुड़ रहे हैं। तो हाँ हाँ, आवाज थोड़ा सा। हेलो, सुनो ना, हेलो, ठीक करो तो आवाज नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जागीर क्या होता है सर? बता रहा हूँ क्रम हम लोग को भी मौका दिया जाए। हाँ सर, अब सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एक मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाएगा। क्या है, ऑडिट क्या है, तो आपको मौका दिया जा सकता है। जिस तरह से ग्रुप में क्वेश्चन किया जा रहा था उसी तरह से किया जाए, सबको मौका मिलेगा सर। दे रहे सबको मौका देना है। दखल दहानी आदेश। हाँ बोलिए। सर बड़े भाई के स्वार्जित जमीन में छोटे भाई का हिस्सा मिल सकता है कि नहीं सर? वो कैसे मिलेगा भाई? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ हेलो,
हाँ रूपा जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन पूछना था सर कि वो जो आप बता रहे थे सर कि कोर्ट का बंटवारा या फिर किसी चीज को लेके करना है, तो सर अगर वो जो स्टैम्प पेपर पे बंटवारा रहता है सर, जिसमें कि मान लीजिए एक पिता के 2 बेटे हैं और तीनों लोग का साइन है सर उसपे, क्या मतलब उसका खाता खोल देंगे या फिर से मतलब एक भाई और एक पिता को बुलाकर पूछना होगा कि आप लोग मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है खाता खोलने में दूसरे भाई का? आप अभी जब अमीन यादाश्त पारित करने जाएंगे, यादाश्त पंजी का संधारण करेंगे तो स्थल पर जाकर करेंगे। उस प्लॉट पर जब जाएंगे सभी पक्ष उपस्थित होकर अपना वो पेपर दिखाएगा पंचनामा के, जिसमें तीनों भाइयों की सहमति है और उसके आधार पर दाखिल खारिज हो चुका है। और स्थल पर भी किसी प्रकार की अगर शांति है, पूर्ण दखल कब्जा है, तो खाता यादाश्त पंजी का संधारण किया जाएगा। खाता खोलने के लिए तीनों लोग को बुलाना पड़ेगा? वो कोई जरूरत नहीं है, स्टैम्प पेपर पे किया हुआ है फिर भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बुलाना पड़ेगा ना सर। एक भाई आएगा तो हम उसका खाता खोल देंगे। हाँ खोल सकती है। उस पेपर के उस साक्ष्य के आधार पर तीनों भाइयों के नाम से खाता खुलेगा। और एक भाई बहुत सारा जमीन बेचा हुआ है सर, और वो फिर बोलेगा सर कि मतलब ये मेरा है, इसमें मेरा भी हो सकता है। तो आप अपने खेसरा के आधार पर जो है ना, खेसरों पर दखल के आधार पर आप देखिएगा जो है। और सर राजकुमार बोल रहे हैं सर राजकुमार बोल रहे हैं सर। यादाश्त पंजी के कॉलम नंबर 7 के बारे में थोड़ा बता दिया जाए सर। यादाश्त पंजी के कॉलम नंबर 7 में जो दिया है उसके बोलिए। अरे सब म्यूट करो ना यार, आवाज एकदम खड़खड़ा रहा है सर नीचे। कहाँ गई सुरभि जो है? देखो देखो ठीक करो, एक आदमी बुलाओ ना। हाँ हाँ श्वेता। हेलो हाँ हेलो सर, मैं पूछ रहा था कि अगर सीओ साहब की तरफ से किसी तरह की प्रविष्टियां की गई है तो क्या सीओ साहब के आदेश को हम नहीं मानेंगे? क्या प्रश्न है आपका? आप अभी बता रहे थे ना सर कि कुछ जमीन जो होती है जिसमें सीओ साहब से मतलब मिली भगत करके किसी ने रैयत का नाम से पर्चा कटवा लिया। यदि मान लीजिए कि पर्चा, क्या मैं सीओ साहब के आदेश को नहीं मानने के लिए ये हूँ? नहीं, मैं आपको क्या बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से, जिस रैयत के नाम से बंदोबस्त की गई है भूमि, अब वो बंदोबस्त भूमि को उस रैयत ने विक्रय कर देते हैं। अब विक्रय करने के बाद उसकी दाखिल खारिज भी हो जाती है। उसी स्थिति में आप खाता नहीं खोलेंगे। तो मैं यही पूछ रहा था। आप सक्षम हैं, आप सक्षम हैं। आप सक्षम है कि सीओ साहब के गलत कार्यों को हम डिनायल मोड में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको देखना है कि जिस व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त की गई है या भूदान से पर्चा दी गई है या विशेष भूमि की पर्चा दी गई है, उसकी रसीद कट रही है, तो उस व्यक्ति को जिस बंदोबस्तधारी है या पर्चाधारी है उन्हें जमीन नहीं बेच सकते हैं। वो भूमि अहस्तांतरणीय है, नॉन ट्रांसफरेबल है। वो सिर्फ न्यायगत ट्रांसफर हो सकती है, माने उत्तराधिकारी वंशज को ट्रांसफर हो सकता है, वो बेचने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन पूछना था सर। ये हेलो सर, अंजनी कुमार सर। अंजनी जी बोलिए। सर गौरव बोल रहा है सर। एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे वाइफ हस्बैंड है सर, उसका मतलब 2 बच्चे हैं और वाइफ मर जाती है, वो फिर दूसरा शादी करता है, उसको बच्चे नहीं होता है, वो गोद लेता है। उसके बाद क्या होता है कि सर अपना इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, फादर एक्सपायर कर जाता है, तो बच्चे को पहले जो 2 बच्चे बहुत लंबा प्रॉब्लम है, मत बताइए। जो है दखल कर लेता है, उसके पास पेपर प्रॉब्लम है सर, मत बताइए। पर नहीं रहता सर। यादाश्त पंजी में कॉलम नंबर 7 बता दिया जाता है। सब लोग एक साथ बात कर रहे हैं ना, बंद करो ना यार। तुम लोग सीखते नहीं है, नहीं सिखाते नहीं है। हाँ ये बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर एरियल फोटोग्राफी जो हवाई मानचित्र जो मिलेगी सर। अंजनी कुमार है, रुको। हेलो सर। हाँ रुकिए। हेलो सर। हाँ हेलो, कैसे हो रहा है यार? गौरव क्वेश्चन करो। हेलो सर। यादाश्त पंजी में कॉलम नंबर 7 दिया हुआ है, उसे थोड़ा बताया जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं सर। हेलो। हाँ बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं हेलो, वो क्या पूछे? वंदना कुमारी बोल रही हैं। यहाँ करो ना ऊपर में, वंदना कुमारी के पास। हाँ अनम्यूट कर दो। सर अगर कोई गवर्नमेंट,
हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर कोई गवर्नमेंट का प्लॉट है सर, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। गवर्नमेंट का प्लॉट है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कुछ प्रायोरिटी है सर? जैसे कोई पारा मिलिट्री हो गया, मिलिट्री हो गया सर, ST हो गया, तो उसके लिए सर उसके लिए कोई प्रक्रिया है या फिर कोई अधिनियम है सर? नहीं, उसके लिए वो लैंड इक्विशन करके वो होता है, या खास माल मैनुअल के तहत जो लैंड अगर सरकारी जमीन है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, वो पैरिटी ऐसा नहीं है कि पारामिलिट्री को पहले दिया जाएगा, BSF को पहले दिया जाएगा, CRPF को, ऐसा कोई नहीं है। जिनकी जो जरूरत है अगर उस राज्य में होती है उसको खास मैनुअल के अंतर्गत उसकी लैंड को ट्रांसफर किया जाता है। चलिए सर। गौरव जी, हाँ बोलिए। हेलो गौरव जी, हाँ गौरव मौर्य जी बोलिएगा। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो परिवार में 2 भाई हैं, सपोज, और एक बहन है, अगर कल को बहन छोटी है और काफी एज गैप हो गया है दोनों के बीच में, और उस समय हम लोग ये सारी जो प्रक्रिया कर रहे हैं जा करके, तो कल को वो बाद में वो क्लेम कर सकती है कि वो जमीन हमको परिवार में वंशावली में हमको बंटवारा चाहिए या नहीं चाहिए? अरे भाई, जब अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तब अगर दावा करती है तो माननीय सिविल न्यायालय में हो जाएंगे, वो उसको चैलेंज करेंगे। अब आप कहाँ हैं? आप तो सारी सर्वेक्षण की प्रक्रम समाप्त होकर अंतिम प्रकाशन हो गया और राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाइड कर दी गई, तो फिर आप कहीं नहीं है। जिसको भी अगर आपत्ति है तो सिविल न्यायालय दायर में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रेरणा बर्णवाल। हाँ, प्रेरणा बर्णवाल। हाँ बोलिए, प्रेरणा बर्णवाल। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए। सर, किसी रैयत में मतलब वो जो पिछले क्लास में आप बताए कि संयुक्त खाता और कब्जाधारी खाता के बारे में, सर अगर 4 भाई हैं और मतलब चारों का संयुक्त खाता में नाम है, और कोई एक भाई अगर अपने हिस्से को बेचना चाहता है तो बेच सकता है या नहीं? बेच ही सकता है, कोई दिक्कत क्या है उसमें? सर पर ये पता नहीं ना है उसका कौन सा अंश किस हिस्से में, मतलब किस पार्ट, कौन सा पार्ट। आपसी बंटवारा तो करना ही न पड़ेगा। अब आपका हिस्सेदार में तो अंश उसका उल्लेख है, ये कितना अंश है। अब लेकिन पार्ट कौन से पार्ट में ये तो नहीं पता है ना। आपका प्रश्न सही है कि उस खेसरे में उसकी अंश नहीं है, उसका दखल नहीं है लिखा हुआ, तो उसी स्थिति में उसको आपसी बंटवारा जरूरी है करना जो है, तभी अच्छा, अपना सर अगर वो बिना किसी को बताए, मतलब तीनों भाई को बिना बताए ऐसा करता है तो मतलब हम खाता खोलेंगे किसी अदर रैयत का कि नहीं? अगर बेच दिया है, अगर अपने हिस्से के मुताबिक बेचा है और अन्य भाइयों को कोई आपत्ति नहीं है, दखल है, तो दखल के आधार पर आप खाता खोल सकती हैं। चलिए, थैंक यू सर। हाँ अब बोलिए नेक्स्ट। प्रिया त्रिपाठी। प्रिया त्रिपाठी जी, प्रिया त्रिपाठी। प्रिया त्रिपाठी नहीं है। चलिए आगे, प्रेरणा कुमारी। प्रीतम प्रकाश। हाँ राजकमल जी, कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं क्या आप? सर यादाश्त पंजी का कॉलम नंबर 7 में जो दिया है उसका थोड़ा बता दिया जाता है। वैधानिक आधार पुराने दर्ज खतियान के आधार ये दिया हुआ है, मेंशन नहीं, वर्तमान दखलकार का वैधानिक आधार पुराने दर्ज खतियानी रैयत और दखलकार के साथ संबंध। जो पुराने खतियानी रैयत हैं और वर्तमान जो दखलकार हैं उसके बीच कैसे उनको प्राप्त हुआ, कोई वैधानिक दस्तावेज होगा ना उस रैयत के पास, जी। उसी का उल्लेख यहाँ करेंगे। अगर नहीं हो तो नहीं कैसे होगा? नहीं होगा तो गलत दावेदार है। प्रूफ नहीं देता हो तो नहीं, अगर उसको तो देना है तो फिर नहीं मानना है उसको आपको। उस स्थिति में क्या किया जाएगा?
अगर तो वैसे फिर केस आती हैं तो वैसे केस अगर उस तरह का आएगा तो उनको खाता नहीं खोलकर उस प्लॉट में बिहार सरकार में लिख कर जो है अच्छा, और ठीक है, अवैध ओके सर। दखलकार बना देंगे आप। ठीक है, ओके, धन्यवाद उस सर। हाँ उस तरह का कम मिलेगा केस, प्रयास यही करना है। ओके सर, धन्यवाद। हाँ चलिए म्यूट कीजिए। ये कौन है? ऋचा कौन है? ऋचा के जैसा। हाँ ऋचा जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न ये है हाँ कि आपने बताया कि अगर कोई वास्तविक पर्चा से कोई अगर जमीन दूसरे को सेल कर देता है या फिर ट्रांसफर कर देता है तो उसका हम लोग खाता नहीं खोलेंगे। बट अगर वो मतलब उसके पास बस उतना ही जमीन होता हो और अगर उसको नहीं खोलने के बाद अगर वो सुयोग्य श्रेणी के में आ जाता हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, अगर वो उतना ही जमीन है उसको बेचना आवश्यक है। हेलो हेलो हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? जिसको उसने मतलब बास्केट पर्चा से जो उसको मिला था वो दूसरे को जो सेल कर दिया, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो जिसको सेल किया वो उस रैयत के पास बस उतना ही जमीन नहीं वो नहीं, वो हमारा ऐसा प्रावधान है एक्ट में, उसे बेचना नहीं है, बिक्री नहीं करना है। अगर वो दूसरे को कर देता है नहीं तो कर कैसे देगा? वो गलत है ना, नहीं करना है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उसको बिहार सरकार उसको अगर उसकी अगर जरूरत है तो आप वो सेल नहीं करेगा, वो सरेंडर करेगा तो फिर उसको बंदोबस्त होगी। अच्छा। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने बताया, ये पूछना था कि अगर स्वघोषणा जो हम लोग प्रपत्र 2 में लेते हैं उसका भी ग्राम सभा में अनुमोदन कराना होता है? उसको नहीं, वो स्वघोषणा का ग्राम सभा में अनुमोदन नहीं कराना है। स्वघोषणा को सिर्फ आप अंचल से जो राजस्व अभिलेख प्राप्त करेंगे उसके आधार पर उसे सत्यापन करना है, सत्यापन कर प्रपत्र 3 में संधारित करना है, और जो अगर गैर सत्यापित है उसे प्रपत्र 4 में संधारण करेंगे। चलिए सर, एक और प्रश्न था, अगर मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो अगर बहुत सारे रैयतों का बाद में नक्सल लोग जमीन ले लेते हैं तो वैसी जमीनों का क्या करना पड़ेगा? ये तो ले लेते हैं तो सब अनऑफिशियल बात है ना। जो रैयत अपना साक्ष्य दिखाएंगे उनका खाता खोलेंगे अगर। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सर। ईसा भी लगता है जुड़ रही है। कुछ प्रश्न है आपका? बोलिए ईसा जी। हाँ आपसे बात करते हैं अशोक जी, थोड़ा वेट कीजिए। ईसा नहीं आ रही थी, वहां देखिए अशोक कुमार है ऊपर में, यहाँ। हाँ बोलिए अशोक जी। सर 2005 के पहले जिसका बंटवारा नहीं हुआ लड़की लोग का हिस्सा मिलेगा कि नहीं सर? नहीं मिलेगा। 2005 से पहले आपको लड़की लोगों को हिस्सा स्वयं नहीं देना है। 2005 से पहले अगर उनके द्वारा कोई मांग किया जाएगा तब ना। आप इस तरह का क्यों मैंने प्रश्न उठाकर विवाद पैदा कीजिएगा? मांग किया जाएगा तब ना, वो जब वंशावली देते हैं। मांग करेंगे तो सर? हाँ 2005 के बाद मांग करेंगे, ये लड़की लोग करेंगे तो क्या होगा सर? 2005 के बाद मांग होगी तो उस हिसाब से उसका नाम दर्ज होगा। नहीं अभी आप बताए ना, लड़की 2005 के बाद जन्म लेगी उसको मिलेगा। 2005 से पहले 5 से पहले जो है ना उनका सहादायिका नहीं माना जाता है। वो पिता की जब देहांत होगी उस उत्तराधिकारी में पुत्र पुत्रियां को समान अधिकार है, आप समझ लीजिए पहले। हाँ 9 सितंबर 2005 के बाद अगर जन्म लेती हैं लड़कियां तो उनको पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार है। और उसको इसके लिए विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 संशोधन आप पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। आप जाइएगा देख लीजिएगा, वेबसाइट पर जाए पढ़ लीजिए। हाँ कीजिए। हाँ ईसा जी बोलिए, क्या प्रश्न आपका? गुड आफ्टरनून सर। तो मेरा क्वेश्चन है कि गैर मजरूआ जमीन पे अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसकी याददाश्त पंजी कैसे बनाई जाए? नहीं, उसका नहीं लिखना है। उस प्लॉट में केवल जो है अतिक्रमण सब लिखकर छोड़ देना है, उसमें याददाश्त पंजी का संधारण नहीं करेंगे आप। बोलिए सर। एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। दूसरा, मृत जमाबंदी रैयत द्वारा अगर जमीन की बिक्री की गई है आंशिक या पूर्व, तो उसका वंशावली कैसे बनाएंगे?
नहीं, मृत जवंदी रैयत कैसे वो जमीन बिक्री करेंगे? मरने से पहले कि मरने के बाद? मरने के बाद तो नहीं हो सकता है। मृत जवंदी रैयत क्यों आप कह रही हैं? अगर वो मर जाए तो फिर उसके बाद तो उनके जो बच्चे होंगे वो देंगे वंशावली देंगे बनाकर कि मेरे पिताजी जवंदी रैयत थे, हम उनके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, वो बना के वंश वृक्ष देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट। नहीं, उनको छोड़ दीजिए, कई प्रश्न कर चुके हैं। हाँ शशि, हाँ ऋचा भी बात होगी। हाँ ऋतु, हाँ बोलिए ऋतु जी। पायल कुमारी जुड़ रही है, लगता है कुछ प्रश्न करना चाह रही है। चलिए, हाँ पायल जी बोलिए। हाँ सर, हाँ, कोई राजस्व ग्राम है का खतियान अगर अवेलेबल नहीं है तो उस ग्राम का सर्वेक्षण किस आधार पर करेंगे? हाँ, उसके लिए फिर से सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, नहीं है तो पंजी 2 के आधार पर वो आप प्रपत्र 5 का तैयार कीजिएगा। उसमें अब जब ऑनलाइन आपको जब मिल रहा है तो सब पंजी 2 भी अपडेट किया जा रहा है, उसमें खाता, खेसरा, रकबा, खेसरावार लिखा जा रहा है। उस आधार पर भी आप प्रयास कर सकते हैं बनाने के लिए। हाँ, और जिला में अभिलेखागार है, वहाँ भी खेवट पंजी होती है, जमींदारी रिटर्न होती है, वहां से भी इसको लेकर आप संधारित कर सकते हैं, क्योंकि 5 एक रेफरेंस के रूप में रहता है। हम तो काम करते हैं यादाश्त पंजी का संधारण प्रत्येक खेसरावार करते हैं, जाकर करते हैं, उन जो रैयतों के द्वारा अभिलेख दी जाती है या साक्ष्य या दस्तावेज दिया जाता है, उसके आधार पर प्रपत्र 3-2 यादाश्त पंजी का संधारण करते हैं। उसके पश्चात जो खेसरा पंजी बनती है तो हमारा नया अधिकार अभिलेख बन जाता है। और थोड़ी कठिनाई तो आएगी जब अगर खतियान नहीं है तब। अंचल कार्यालय से भी हम लेते हैं, गमेजरवा मालिक या आम की सूची लेते हैं, जो बंदोबस्त की गई है उसकी भी लेते हैं, भूदान में जो रैयतों को दिया गया है, वितरित की गई है भूदान की जमीन, उसका भी लेते हैं डिटेल, पासित पर्चा का भी हम मिलेगा हमको। तो इस सब आधार पर हम प्रपत्र 5 को संधारित कर सकते हैं। इसे पता चल जाता है कि कौन सा गमेजरवा आम प्लॉट है, मालिक जमीन है, वो पता चल जाएगा। आम जमीन तो जनरली पता ही चलेगा, क्योंकि आहार, रास्ता, पैन इस तरह के उपयोग में होती है। कुछ आम में ऐसा भी मिलता है प्लॉट की जो प्रति भी होती है, जमीन लिखा हुआ या गड्ढा। आपको साथ ही ये भी बता दें कि पहले बताए हैं कि आप सैरात पंजी भी लीजिएगा। अगर नहीं सैरात पंजी अंचल में उपलब्ध है तो जिला मत्स्य कार्यालय होता है, वहां भी प्रत्येक ग्राम बार सैरात पंजी होती है, उसी के आधार पर वो बंदोबस्त की जाती है, क्योंकि अंचल कार्यालय से ही वो हस्तांतरित हुआ था सारा मैंने जलकर। तो उस आधार पर भी आप प्रपत्र 5 का संधारण कर सकते हैं। थोड़ी कठिनाई होगी संधारण कराने में। चलिए नेक्स्ट, पुष्पलता पूजा। हाँ, पुष्पलता पूजा कुमारी नहीं, उधर नहीं है, यहाँ नाम है पुष्पलता। हाँ बोलिए। हाँ पुष्पलता, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, असाइनमेंट से रिलेटेड था। फर्स्ट टाइम जो असाइनमेंट सबमिट किए ना, उस टाइम थोड़ा सा प्रॉपर फैमिलियर नहीं थे सॉफ्टवेयर से, तो टर्न इन लेट हो गया। अपलोड तो हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो है वो आप जीरो आ गया तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। आप सक्रिय रहिए, नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट आता है या जो दिया जा रहा है प्रश्न उसको हल कीजिए, ऐसा कोई नहीं है वो आपका। सर ये जब हमारा पोस्टिंग आ जाएगा उस टाइम जो गांव जाना होगा, तो जाने के लिए कुछ दिया हुआ प्रावधान या? हाँ, ये हमारे चर्चा हुई थी, आप लोगों के द्वारा ये रखा गया था, तो उस पर वाहन का भी व्यवस्था किया जाएगा। जैसा उस समय आएगा उस समय निर्णय लेकर जो है सभी लोगों को वाहन भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा निदेशालय स्तर से। तो सर थैंक यू। सर हाँ बोलिए। हाँ बोलिए आप। सर जो अभी हाँ चर्चा जो हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? आप अभी तो नहीं मिलेगा, मगर भविष्य में आपको अगर जब उपलब्ध अगर होगा, निर्देश होगा तो उपलब्ध कराया जाएगा। और इस तरह का ये जो रेफ्रेशर हमेशा चलते रहेगा। जब आप कार्य शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, हमारे यहाँ जब योगदान कर लेंगे और कार्य प्रारंभ करेंगे, उस क्रम में भी जो भी दिशा निर्देश अगर निकलेगा विभाग से, राजस्व विभाग से या निदेशालय से, उन पर ये आपका
विचार चल रहा है कि हर समय आपको एक रेफ्रेशर कोर्स के रूप में आपको प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाए। चलिए, थैंक यू। हाँ, QW5 कैसी कौन है? QW अनम्यूट हाँ कीजिए, पूछिए तो। हेलो हेलो, नहीं हो गया। हाँ, राहुल जोशी जी, सपना कुमारी को लीजिए तो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सपना जी। सपना कुमारी, क्या यहाँ सपना कुमारी है? हाँ हाँ कीजिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, बोलिए। म्यूट नहीं आ रही आवाज, देखिए ना, आवाज नहीं आ रही। हेलो, ये आवाज इनकी नहीं आ रही है। सपना सपना हाँ, तो नहीं आ रही है आवाज। और चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा देखिए अपने सिस्टम में। नहीं आवाज आ रही है आपकी। चलिए, मालती कुमारी को, हाँ बोलिए मालती जी। हाँ, कोई आपका प्रश्न है? एक किड, ये कौन है? देखिए तो QW चला गया। सर हाँ बोलिए। सर, हम लोग का पोस्टिंग गृह जिला में होगा क्या सर? नहीं, ये निदेशालय स्तर से निर्णय लिया जाता है कि किस जिला में आपकी पदस्थापन होगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको। आप अपने वीडियो ऑन कीजिए। QW5 KCM9, ये कौन है आपके? QW5 KCM9, जूही कुमारी को लीजिए तो। ये अपना वीडियो ऑन नहीं, जूही कुमारी नहीं किया है ना, नोट कर लीजिए। जूही जी कोई प्रश्न करना चाह रही है। ये हाँ जूही, हाँ चलिए, अब बोलिए क्या प्रश्न है आपका? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में मानचित्र के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात मानचित्र के गैर अंतिम प्रति के इच्छुक आवेदकों को उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था होगी सर? वो आपके स्तर से ये बेचा जाएगा मानचित्र, वो निदेशालय स्तर से उसका दर निर्धारित रहेगा और उस नियत शशांक कुमार। हाँ हाँ, शशांक जी बोलिए क्या प्रश्न आपका? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर प्रपत्र 4 में गैर सत्यापित और विवादास्पद भूमि दिया हुआ है। पार्ट किया हुआ है पेज नंबर 70 मैनुअल में अपने। अभी तो नहीं देख रहे हैं पेज नंबर 70 जी। उसमें सर प्रपत्र 4.1 में लिखा हुआ है गैर सत्यापित, और प्रपत्र 4.2 में विवादग्रस्त भूमि के बारे में लिखा हुआ है। दोनों सेम है, वो दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। जब आप सत्यापन करते हैं कर लेंगे तो इनकी भी सुनवाई आप कर सकते हैं, इसके लिए सक्षम है। इसे इस तरह की जो आपत्तियां आती थी पूर्व के सर्वे में एक्ट के तहत होता था, कैडेस्ट्रल या रिविजनल सर्वे, उसमें तनाजा कहते थे। आप इसकी भी स्वतः संज्ञान में लेकर आपके आती है इस तरह का, तो आप सो मोटो सभी पक्षों को सूचना देकर उन आपत्तियों का भी निपटारा करेंगे।